एवरीवन, वेलकम टू डीएसनेट एजुकेशन। माय नेम इज दिव्या सोनी। स्टार्ट करते हैं आज मॉनेटरी पॉलिसी। बिजनेस इन्वायरमेंट के मैं टॉपिक्स करा रही थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर इन सब वीडियोस के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डीएसनेट एजुकेशन पे जाके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सभी को जो भी वीडियोस है उन सबकी आपकी टेलीग्राम पे पीपीटी वो पीडीएफ मिल जाएगी। और इन सबकी अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो बिजनेस इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाके सभी के वीडियोस, बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के बिजनेस इन्वायरमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसी में से पूछे गए। तो आज पढ़ेंगे क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसको कौन रेगुलेट करते हैं, इसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है और इनके क्या क्या टाइप्स है। स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अब इसके नाम में ही डिफाइन है जो मनी से रिलेटेड होगी, कि अगर नाम में ही है मॉनेटरी, मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब कई बार एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन, जनरल एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको रेगुलेट कौन करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर वर्ल्ड की बात करें तो सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का, एवरी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो उसको रेगुलेट करता है। तो हमारी कंट्री इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको रेगुलेट एंड एग्जीक्यूटेड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कंट्रोल, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रोल, कंट्री कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसीज में, मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं। आरबीआई के कंट्रोल में क्या होता है जो मॉनेटरी पॉलिसीज में आता है? सबसे पहले आता है सप्लाई ऑफ मनी। आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में अगर कितनी मनी की सप्लाई हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, इन सबको ध्यान में रखता है। किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसीज। वो कुछ पॉलिसीज बनाता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह वो सब कंट्रोल में रखता है। अब सप्लाई ऑफ मनी क्यों कंट्रोल में करनी पड़ती है? क्योंकि मार्केट में अगर सप्लाई ऑफ मनी से भी दो सिचुएशन पैदा हो सकती है। फर्स्ट आती है इन्फ्लेशन रेट, सेकंड आती है डिफ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई और डिफ्लेशन मतलब कि सब कुछ सस्ता हो जाता है। इतना सस्ता हो जाता है कि हमारी मनी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल घट जाती है। तो सप्लाई ऑफ मनी कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई एक्सेस है, एक्सेस मतलब कि ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो उसका क्या होता है? परचेजिंग पावर बढ़ता है। परचेजिंग पावर बढ़ने लगा तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लग जाएंगे। अब मार्केट में प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, सप्लाई कम हो रही, लेकिन डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर? प्राइसेस हाई रख देंगे। प्राइसेस हाई रखते हैं कौन सी सिचुएशन आ जाती है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो महंगाई दर क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये महंगाई ज्यादा होना कि हमारे कंट्री के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो आरबीआई क्या करती है? सप्लाई ऑफ मनी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। दूसरी और सिचुएशन आती है कि अगर मार्केट में पैसा कम है, कि सप्लाई जो है कम हो रही है, डेफिसिट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है? लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। परचेजिंग पावर कम होते ही मार्केट में जो डिमांड है वो कम होने लग जाती है और सप्लाई ज्यादा होती है और प्रोड्यूसर को उस चीज का प्राइसेस कम हो जाते हैं। और जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट को बनाता है, उसकी जो प्राइसेस है प्रोड्यूसर को कम मिलते हैं, जिससे कि ग्रोथ रेट कम होती है। ग्रोथ रेट कम होती है, जीडीपी कम होती है। जीडीपी कम होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है अदर कंट्री के मुकाबले इकोनॉमी है वो डाउन हो जाती है। तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू उनको सप्लाई और मनी की सप्लाई है उनको मेंटेन रखना पड़ता है। ना तो इन्फ्लेशन रेट को आने देता है, ना ही डिफ्लेशन की कंडीशंस को आने देता है। सेकंड आता है द कॉस्ट ऑफ मनी। अब कॉस्ट ऑफ मनी का मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। अब डिफरेंट टाइप्स में अगर बैंक्स या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल वगैरह लोन लेते हैं तो उन पर उस पर्टिकुलर एक रेट्स लगा दी जाती है कि इस रेट पे ये इतना लोन मिलेगा। ये सब चीजें हैं, ये कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू किया जाता है। ये सब आरबीआई कंट्रोल करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय सेंट्रल बैंक। अब जैसे मैंने बताया था कि मनी सप्लाई में क्या आता है? डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन को सेंट्रल बैंक क्या करती है? कंट्रोल करती है। ऑफ अ कंट्री इज द मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। इसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इन मनी की सप्लाई का और इंटरेस्ट रेट का सही तरीके से मैनेजमेंट करना ताकि हमारी इकोनॉमी है वो सही तरीके से चल सके, इसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। अब कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन दे दी। अब इनको देने वाले कौन से, मतलब कि किन्होंने इन डेफिनेशन को जो है प्रोपाउंड किया था? तो प्रोफेसर केंट है, इन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी which contribute to the management of expansion and contraction of explicit। मतलब कि मार्केट में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, for the explicit purpose of attaining a specific objective
सच एज फुल एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और अगर पूछ ले तो प्रोफेसर केंट ने है वो डेफिनेशन दी, या फिर प्रोफेसर केंट ने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा याद में रख लो, रिमाइंड में रख लो। मॉनेटरी पॉलिसीज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 4-5 ऑब्जेक्टिव दे देंगे और जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा वो दे देंगे, और अब आपको पूछेंगे इनमें से निकालो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जैसे मैंने बताया कि डिफ्लेशन आता है, डिफ्लेशन के कंडीशन में क्या होता है, प्राइसेस जो होती है कम हो जाती है, प्रोड्यूसर को उतनी प्राइसेस नहीं मिल पाती है जिसको मिलनी चाहिए, तो क्या होता है प्रोडक्शन की जो प्रोड्यूसर को प्राइस कम मिलती है, जिससे कि क्या होता है जीडीपी होती है वो हमारी कम होती है, जीडीपी कम होती है क्या होती है इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होती है, तो वो क्या थी डिफ्लेशन की कंडीशन। और यही बात करें इन्फ्लेशन की कंडीशन, तो इन्फ्लेशन में तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चलती है, तो आरबीआई क्या करती है इन सब चीजों को अच्छे से मेंटेन करती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सही से मेंटेन रहे, ना तो इन्फ्लेशन की रेट है ना ही डिफ्लेशन की रेट है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसे होती है कि हम जब फॉरेन एक्सचेंज मतलब हम फॉरेन से माल मंगाते हैं या फॉरेन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तब हम लोगों को करेंसी में मतलब कि अदर कंट्री की करेंसीज में हमें एक्सचेंज करना होता है, तो उन एक्सचेंज रेट में हमारी कंट्री की मतलब प्राइसेस कितनी है, हमारी कंट्री मतलब रुपये का मूल्य कितना है, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल, ऐसे नहीं कि हम एक्सचेंज रेट हमारी कंट्री की अदर कंट्री के साथ जो एक्सचेंज रेट है उसको बार बार चेंज करते रहे तो सही नहीं रहेगा, मतलब लोगों के अंदर से वो भरोसा उठ जाएगा और लोगों को मतलब कि वो एक ठीक से बोलते हैं ना, वो ठीक से एजम्पशन नहीं लगा पाएंगे उस कंट्री में उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस मिलने वाली है, तो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करना पड़ेगा। प्राइस स्टेबिलिटी, अब जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि जब हम मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, तब अगर हमें पता चलेगा उस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है, हम इतना जैसे अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो हम 10 रुपए लेके जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि 6 महीने बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस है वो 12 रुपए हो गई, तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिक की ग्रोथ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को आरबीआई को क्या करना होता है, प्राइस को क्या करना होता है स्टेबल रखना पड़ता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करना, जैसे कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट हो और इकोनॉमिक की कंडीशंस है वो अच्छे से चल सके। इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो हम एक तो बैंक्स होते हैं वो इंडिविजुअल को लोन्स देते हैं और आरबीआई जो बैंक्स को लोन्स देता है उन सब में जो इंटरेस्ट रेट जो मतलब लोन देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट तो लगेगी, तो जो रेट होती है उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होगी तो मार्केट में कंडीशंस जो है वो सही से सुचारू रूप से चल पाएगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल करना चाहिए, ऐसे नहीं कि पुअर लोग और पुअर बनते जाए और गरीब अमीर लोग और अमीर बनते जाए, क्योंकि उनका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही, टैक्सेस रेट वगैरह सब सही से करना पड़ता है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसीज की। अब इंपॉर्टेंट पार्ट्स में चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट दो टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि जो क्वांट से रिलेटेड है, मतलब कि जिन्हें हम नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स में काउंट करते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट लगती है, मतलब मेन जो पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पार्ट तो यही है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और इसको रेगुलेट मतलब कि किस प्रकार इसको रेगुलेट करते हैं इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये सब हम इनमें पढ़े हैं। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व और रिक्वायरमेंट। और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ रहा है, रेपो रेट, केस रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेपो रेट, लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये सब रेट्स है क्या, क्यों आरबीआई इन सब रेट्स को मतलब कंट्रोल करती है, क्या इसमें इंटरेस्ट रेट किस प्रकार लगाई जाती है, इनको हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। हम जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम ये नहीं देखते कि जीडीपी जो अभी हाई जा रही है, अभी रेपो रेट इतनी है, अभी रिजर्व रेपो रेट इतनी है, रिवर्स रेपो रेट इतनी है, रेपो कैश रिजर्व रेशियो इतना है, ये सब मार्जिनल स्टैंडिंग मतलब कि इतना मार्जिन में रखा हुआ है, ये सब हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इकोनॉमी की कंडीशंस क्या होती है, इकोनॉमी की डेफिनेशन है, मॉनेटरी पॉलिसीज की क्या क्या डेफिनेशन है, आज हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुएजन और डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, इन सबको भी हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे
सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिस्काउंट रेट किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा जो होता है वो उधार लेती है, इस सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें कि आरबीआई it is the rate which any types of commercial bank, कोई भी commercial banks borrow money from RBI, RBI borrow करती है money from RBI से, कॉमर्शियल बैंक बोरो करते हैं मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म। इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया, आपको 2 मिनट बाद पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब कि 90 डेज से अबव जो इंटरेस्ट रेट लगाई जाती है उस चीजों पे जहां पर कॉमर्शियल बैंक बोरो करती है मनी आरबीआई से, तो उनपे जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लगाता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो द रेट विच आरबीआई डिस्काउंट और रीडिस्काउंट द बिल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब क्या करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, जब आरबीआई से पैसा उधार तो लिया जाता है, लेकिन जब रिकंडीशन, जब डिस्काउंट करके जो बिल बनाया जाता है, उस रेट पे जो बिल बनाया जाता है उसको, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है ना? बैंक रेट इंक्रीज द कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो चार्ज हायर रेट बिकॉज नाउ आरबीआई चार्ज हायर डिस्काउंट रेट व्हाइल डिस्काउंटिंग बिल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जब बैंक रेट क्या होगी? हायर होगी। बैंक रेट हायर होगी तो आरबीआई को हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो आरबीआई के पास क्या जाएगा? पैसा ज्यादा जाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉमर्शियल बैंक इंडिविजुअल मतलब कि जो लोगों को पैसा नहीं दे पाएगी, लोगों को लोन्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, जिससे कि मनी सप्लाई होगी और थोड़ी कंट्रोल में। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन हो रही है, मनी की सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो आरबीआई उसी टाइम बैंक रेट को बढ़ा देते हैं। बैंक रेट बढ़ते ही कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोन्स है वो कम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना? फिर आता है सेकंड रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, तो हम सही से मैनेज नहीं कर पाते। इसको मैं अब डिटेल में बताऊंगी। इसको रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। रीपर्चेज रेट भी क्यों कहते हैं ये भी बताती हूँ। इंटरेस्ट रेट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई। अब इसमें भी यही है कि कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से फंड बोरो करते हैं, उनको पैसा चाहिए आरबीआई से, तो जो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लगाती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म पीरियड। यहाँ बैंक रेट में कौन सा पीरियड था? लॉन्ग टर्म पीरियड। और यहाँ पर कौन सा पीरियड है? शॉर्ट टर्म पीरियड। बिलो 90 डेज से, बिलो 90 डेज के लिए जो बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स पैसा लेती है, फंड्स बोरो करती है आरबीआई से, और आरबीआई उस फंड्स में जितना इंटरेस्ट रेट लगाई जाती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, सिंपल सी भाषा में। और रीपर्चेज रेपो रेट, रीपर्चेज रेट क्यों कहते हैं? रीपर्चेज मतलब कि जब कॉमर्शियल बैंक ने पैसा ले लिया लेकिन उन्होंने कुछ सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। रेपो रेट में क्या होता है? सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, लेकिन बैंक रेट में कुछ भी सिक्योरिटीज नहीं रखनी पड़ती है आरबीआई के पास। और जब सिक्योरिटी रखनी पड़ती है मतलब कि सिक्योरिटीज को हम सेल करते हैं, तो बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? वो वापस अपनी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस परचेज करती है। और जिस परचेज रेट पे, मतलब कि परचेज रेट तो पहले से डिटरमाइन होगी कि अगर आप परचेज करोगे उन सिक्योरिटीज को तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे परचेज किया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, सिंपल सी भाषा में। ठीक है? Whenever bank have shortage of funds, they can borrow it from RBI by selling security, सिक्योरिटी को सेल करते हैं, and also agreeing the repurchase at later date, कि सिक्योरिटी को सेल करके बोरो किया जाता है फंड्स आरबीआई से। फिर एक डेट है जो डिटरमाइन की जाती है कि अगर आप कॉमर्शियल बैंक वापस रीपर्चेज करते हैं उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो इतनी रेट लगाई जाती है, तो उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने डेफिनेशन तो सेम ही नहीं पढ़ी, लेकिन कई बार हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक ये रेट्स तो यही है जो कॉमर्शियल बैंक्स फंड बोरो करती हैं आरबीआई से, लेकिन जहां पर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड आती है बात वहां पर आती है बैंक रेट, और जहां पर शॉर्ट टर्म पीरियड से आती है मतलब कि बिलो 90 डेज के लिए आती है वहां पर आती है रेपो रेट। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब बैंक रेट होती है तब वहां पर आरबीआई के पास कुछ भी कोलेटरल नहीं रखा जाता है, मतलब कि कुछ भी गिरवी नहीं रखता है कॉमर्शियल बैंक, कुछ भी सामान जो सेल सिक्योरिटीज वहां पर गिरवी नहीं रखता है। लेकिन रेपो रेट में हम लोगों ने पढ़ा कि हमें सिक्योरिटी है वो सेल करनी पड़ेगी, मतलब हमें सिक्योरिटी है वहां पर कोलेटरल रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो जिससे कि हमारा ये जो रेपो रेट है यहाँ पर लोन्स होते हैं आरबीआई के पास वो सिक्योर्ड होते हैं।
सिक्योर्ड लोन होते हैं। जो लोन लिए जाते हैं कॉमर्शियल बैंक वो सिक्योर्ड लोन होते हैं। यहाँ पर जो बैंक रेट में लोन होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बीच में इन दोनों की डेफिनेशंस और दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आएगा। बैंक रेट क्या है और रेपो रेट क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट, कोई भी चीज का रिवर्स निकाल दो तो उसका मतलब हो जाएगा उल्टा। अब रेपो रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? पहले रेपो रेट में पढ़ा कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है। क्यों लेती है? आरबीआई को इतनी भी जरूरत नहीं होती है कि वो कॉमर्शियल बैंक से पैसा, लेकिन वो क्या करती है, उनको मार्केट की कंडीशन सही करनी पड़ती है, उनको इकोनॉमी सही करनी पड़ती है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी सही करनी पड़ती है। अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, मतलब मार्केट में महंगाई ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है कि अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है कि when RBI borrow money from commercial banks for short term, कि आरबीआई फंड्स है वो बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और जिस इंटरेस्ट रेट पे दी जाती है, मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है बोरो करते हैं फंड्स कॉमर्शियल बैंक को, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना। Increase in repo rate will contract credit as now commercial bank get fund from RBI at higher rate of interest। ये तो रेपो रेट के बारे में है कि अगर आरबीआई का कॉमर्शियल रेपो रेट अगर हाई रहेगी तो कॉमर्शियल बैंक्स फंड्स फ्रॉम आरबीआई हाई रेट पे इंटरेस्ट करेगा। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगी, ज्यादा हो जाएगी रिवर्स रेपो रेट, विल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज कॉमर्शियल बैंक आर मोर इंक्लाइंड टू डिपॉजिट देयर फंड्स फ्रॉम आरबीआई टू अर्न हायर इंटरेस्ट। और आरबीआई मतलब कि आरबीआई को पैसा ज्यादा देंगे, हम फंड ज्यादा करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि कुछ रिजर्व में रखना। कहां पर रिजर्व रखना? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास रिजर्व में क्यों रखना? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट की सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई कहती है कि इतना पैसा, कॉमर्शियल बैंक को कहती है कि आपको इतना पैसा तो हमारे पास रिजर्व में रखना ही पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता है। तो वो क्या कहता है कि आरबीआई कंट्रोल कैश रिजर्व रेशियो कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स को है ना कंट्रोल, आरबीआई कंट्रोल करती है कैश रिजर्व रेशियो ऑफ कॉमर्शियल। सीआरआर इज द मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो द एवरी बैंक हैज टू मेंटेन विद आरबीआई, कि जिससे कि हमारा 100%, मतलब कि हमारा अगर किसी कॉमर्शियल बैंक का 100 रुपए उसके पास अमाउंट पड़ा है, तो उसके पास अगर आरबीआई ने एक रेट डिसाइड कर दिया कि आपको 25% है वो रिजर्व में रखना पड़ेगा हमारे पास, तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को 25 रुपए है वो आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, फिर वो 75 रुपीज में से लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा होता है, बैंक्स है कॉमर्शियल बैंक्स लोन ज्यादा दे देते हैं, जिससे कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है, और मार्केट में सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई रिजर्व में रख देती है अपने पास। If RBI increase CRR, then banks will have to maintain more cash holding with RBI and it will reduce their loan giving capacity। अभी बताया था कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ेगा तो आरबीआई के पास पैसा रहेगा और कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा, जिससे कि वो लोगों को लोन है वो कम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आई होप अब आपको मतलब कि अगर आप बेसिक क्राइटेरिया, अगर आपको न्यूज में भी पढ़ने को मिले कि रेपो रेट क्या है, कैश रिजर्व रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, आरबीआई कैसे रेगुलेट्स करती है, तो आपको ये सब चीजें इजीली आप समझ पाओगे, क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बाय मंथली पॉलिसी, मतलब कि एवरी 2 मंथ्स, मतलब साल में जो है 6 बार ये जो रेट्स है वो चेंज होती रहती है। हर 2 महीने में जो माई मंथली पॉलिसीज है वो निकालते रहती है आरबीआई, जिससे कि मार्केट की कंडीशंस है वो सही से चलती रहे। फिफ्थ आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज टू बी केप्ट इन बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। अब बैंक को क्या, पहले तो हम लोग आरबीआई ने कह दिया कैश रिजर्व रेशियो में कि आपको है ना आरबीआई के पास जमा कराना होता था पैसा, लेकिन अब इसमें यह क्राइटेरिया है कि बैंक्स को अपने पास ही लिक्विड एसेट्स में जमा कराना पड़ता है, रखना पड़ता है, जिससे कि जो पैसे जमा रखते हैं कॉमर्शियल बैंक अपने पास, उनमें से लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर कुछ परसेंटेज है, पर्टिकुलर परसेंटेज है, वो दे दिया कि आपको इतना परसेंटेज अपने पास ही जमा करना है, उस परसेंटेज के बियॉन्ड में जितना पैसा रहेगा उसको आपको लोन में देना है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई है वो ज्यादा रहता है। लिक्विड एसेट्स में क्या होती है, ट्रेजरी बिल्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, जितना वो पैसा होगा उन पैसों से वो क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेती है, ट्रेजरी बिल्स खरीद लेते हैं वो कॉमर्शियल बैंक।
इफ SLR मोर मतलब स्टेचुरी लिक्विडिटी ज्यादा होगा to kept more part of deposit in specified security and banks will have less surplus fund for granting loans and vice versa. कि अगर कॉमर्शियल बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो ज्यादा खरीद ली SLR के थ्रू, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा है और उनके पास पैसा कम है लोगों को लोन देने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को आरबीआई तो यही चाहती है कि वो लोगों को लोन कम प्रोवाइड करे कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है उनको कम करना है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? अब ओपन है, ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार। खुला बाजार क्या होता है कि आरबीआई के पास एक अथॉरिटी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अथॉरिटी है कि वो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर सकता है या सेल कर सकता है। क्यों करती है बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस क्यों स्टार्ट करती है आरबीआई? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी? उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिक्योरिटीज है उसके पास, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो बेचना स्टार्ट करेगी, वो कमर्शियल बैंक को बेच देगी, जिससे कि जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। सारा जो मतलब मोस्ट ऑफ द फंड है ना वो आरबीआई के पास हो जाएगा, जिससे कि मार्केट में थोड़ा सप्लाई है वो मनी की सप्लाई वो कम होने लगेगी। और इसी का ही उल्टा कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, पैसा कम है, मार्केट में मनी सप्लाई है वो कम हो रही है और डिफ्लेशन की कंडीशंस आ रही है, मतलब वो पैसों की रिक्वायरमेंट हो रही है लोगों को, बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को, तो आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कॉमर्शियल बैंक से परचेज करती है, फिर वो उनको पैसा प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक्स को, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जाता है और कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जाने के बाद वो कॉमर्शियल बैंक से लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो कभी भी बाय और सेल कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ताकि जो ओपन मार्केट कंडीशन है, जो मार्केट की कंडीशन है, इकोनॉमी अच्छी से चल पाए, जनरल पब्लिक टू और कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट चलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये कौन सी फैसिलिटी है कि जब हमने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का जो एडजस्टमेंट देखा कि आरबीआई कैसे है वो एडजस्टमेंट करती है, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो रेट्स में एडजस्टमेंट करती है, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये इसका इंट्रोड्यूस कब किया था? 2000 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट थ्रू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। 8th पॉइंट में पढ़ते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि कॉमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई से फंड लेती है वो उन कंडीशंस में लेती है, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन में, कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है और लोगों को लोन भी प्रोवाइड करना है और इनकी जो मतलब कि उनके पास जो है वो कर्जे मतलब कि लोन्स है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगी? वो इमरजेंसी की कंडीशन में जाती है। और इमरजेंसी कंडीशन में जब कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको इंट्रोड्यूस कब किया था? 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई इन इमरजेंसी सिचुएशन टू एनेबल कॉमर्शियल बैंक्स टू बोरो मनी एट फॉर LAF has executed। जब वो LAF की मतलब की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू वो पैसा नहीं जनरेट कर पाती, वो फंड्स नहीं बोरो कर पाती हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट पे नहीं, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उन पे वो नहीं दे पाती इतना लोन, तो आरबीआई क्या करता है? इमरजेंसी की सिचुएशन में कॉमर्शियल बैंक्स को फंड देते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये हम लोगों ने ये पढ़े थे, कितने पॉइंट्स है? 8 पॉइंट्स है। वो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े, रेपो रेट पढ़ लिया, कैश रिजर्व रेशियो पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सारा हम लोगों ने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसीज के पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब कि यहाँ से मनी से रिलेटेड बात, मतलब कि मनी से रिलेटेड तो होगी, ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड तो होगी, लेकिन वो क्वांटिटेटिव एक एग्जैक्ट डेटा के रूप में नहीं होगी। इसमें क्या करना है? इसमें रेगुलेशंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। तो क्या, किस प्रकार आरबीआई है कॉमर्शियल बैंक को किस प्रकार डायरेक्ट करती है, किस प्रकार लोन प्रोवाइड करती है, किस प्रकार फंड्स बोरो करती है, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसीज को, कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे हम लोग बैंक के पास जाते हैं अपनी एक सिक्योरिटी लेके, सिक्योरिटी हमारी 100 रुपए की सिक्योरिटी है
और बैंक को बोलते हैं कि हमें लोन प्रोवाइड करो, तो बैंक क्या करती है, बैंक 100 रुपए का हमें उस सिक्योरिटी के बदले हमें 100 रुपए नहीं देंगी, बैंक देगी कि आपको यहाँ पर 80% मार्जिन के रूप में रखना पड़ेगा, कि अगर आपको 200, एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपके पास 200 रुपए की सिक्योरिटी है तो बैंक आपको देगी 80 रुपए, बैंक आपको 120 रुपए देगी, ठीक है ना, और 80 रुपए होगी वो अपने पास मार्जिन के थ्रू रखेगी। मार्जिन मतलब कि अपने पास रखेगी कि आप इतना पैसा मार्जिन में रखो तो आपको इतना पैसा हम लोग देंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक जो अपने पास जो रखती है कोलेटरल के थ्रू में, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी, की जो मार्केट वैल्यू, जो सिक्योरिटी की प्राइस है, एग्जाम्पल जैसे 200 रुपए की जो सिक्योरिटी है उसका डिफरेंस, और जो लोन प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन को उसका डिफरेंस। दो सिक्योरिटी तो हम लोगों ने 200 रुपए की जमा कराई, लेकिन हम लोगों को पैसे कितने मिल रहे हैं उसके बदले में 120 रुपए, तो 80 रुपए होगी वो बैंक्स है वो अपने पास मार्जिन रिक्वायरमेंट रखती है, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों करती है बैंक्स क्यों करती है ऐसा? क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई है वो कंट्रोल में रहे, मनी की मतलब एक्सेस पैसा है वो मार्केट में नहीं जा सके, ठीक है ना। सीलिंग ऑफ क्रेडिट, सीलिंग ऑफ क्रेडिट मतलब कि कुछ लिमिट्स लगा देना, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देना, कि द सीलिंग ऑन लेवल ऑफ क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक टू ग्रांट एडवांसेस अगेंस्ट सर्टेन कंट्रोल सिक्योरिटीज, मतलब कि एक लिमिट्स प्रोवाइड कर दी जाती है कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के द्वारा रूल्स रेगुलेशन में, कि आप उन पर्टिकुलर उन सिक्योरिटीज पर ही आप लोन प्रोवाइड करोगे, जिन सिक्योरिटी के दायरे में रेगुलेशंस नहीं आ रहा आप उन सिक्योरिटीज में लोन नहीं दोगे, तो एक सीलिंग ऑफ क्रेडिट होती है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का क्या डेफिनेशन है? इसमें ये डेफिनेशन आती है कि आरबीआई ने कह दिया कि आपको सेलेक्टिव बोरोवर, कि आप कुछ सेलेक्टिव बोरोवर्स हैं उनको ही आपको लोन देना, इसके अलावा किसी को लोन नहीं देना। सेलेक्टिव मतलब कि क्रेडिट इज प्रोवाइड टू बी सेलेक्टिव बोरोवर्स पर कुछ सेलेक्टिव पर्पस के थ्रू, मतलब कि इस मार्केट में अगर आपकी इकोनॉमी इतनी इस पर्पस के लिए आपको लोन देना तो इसी पर्पस के लिए नहीं देना, दूसरे पर्पस के लिए आपको लोन नहीं देना। डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ विच इज कंट्रोल टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट द डायरेक्शन टुवर्ड्स द क्रेडिट, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, डिस्क्रिमिनेटरी अब हम हिंदी में पढ़े तो डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब आता है भेदभाव, कि आरबीआई क्या करती है कि भेदभाव जैसे इंटरेस्ट रेट निकालती है। क्यों निकालती है? क्यों जहां पर जिस सेक्टर की ग्रोथ रेट कम है, अगर इकोनॉमी में देखी जाए तो बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंस है, चाहे प्राइमरी सेक्टर ले लो, सेकेंडरी सेक्टर ले लो और टर्सरी सेक्टर ले लो, तो जिन सेक्टर की ग्रोथ रेट कम है तो उन सेक्टर्स के लिए वो क्या करेगी, रेट्स है वो हाई रखेगी। RBI makes credit for certain priority or weaker sector to charge a concessional rate of interest। ग्रोथ रेट कम होगी तो इंटरेस्ट रेट उसमें कम देगी, कि जैसे कि एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट पर्टिकुलर एरिया के लिए प्राइमरी सेक्टर के लिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे लोन पैसा चाहिए, तो मैं कॉमर्शियल बैंक के पास जाती हूँ कि मुझे पैसा दो, और कॉमर्शियल बैंक्स को ये रूल्स रेगुलेशन दिए जाते हैं कि आप पर्टिकुलर अगर आप प्राइमरी सेक्टर्स को पैसा दोगे तो आपको रेट्स है वो जनरल रेट्स के अकॉर्डिंग कम देने, मतलब कि कंसेशनल रेट पे देना पड़ेगी, क्योंकि वो जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर को उनको बढ़ावा मिले। तो अगर ग्रोथ रेट कम होगी जिस सेक्टर की, उसकी इंटरेस्ट रेट होगी वो कम होगी, ठीक है ना। और जिस सेक्टर की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी वहां पर इंटरेस्ट रेट है वो लोन की इंटरेस्ट रेट है वहां पर ज्यादा डिसाइड कर देगी। फिफ्थ आता है डायरेक्टिव, इन तीनों को हम साथ में पढ़ते हैं, डायरेक्टिव, मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जब हम स्कूल जाते हैं हमें होमवर्क दिया जाता है, स्कूल जाने के बाद जब हम होमवर्क करते हैं तो हमारी टीचर हमें कुछ डायरेक्टिव मतलब कि हम डायरेक्शन देती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि आपको पर्टिकुलर इस टाइम में आपको इतना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उस टीचर के रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है। फिर मॉरल सुएजन, अगर उस बच्चे ने अगर उस स्टूडेंट ने वो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, ठीक है ना, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो मॉरल सुएजन, तो टीचर हमें क्या बोलेगा, हमें थोड़ा वार्निंग करेगा कि आपने अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको पनिश किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर भी उस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो उस पर क्या कहेगा, वो प्रिंसिपल टीचर है वो जाएगी सीधा प्रिंसिपल के पास, वो बोलेगी ये जो स्टूडेंट है वो सही से होमवर्क नहीं कर रहा है, ना ही क्लास में अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लिया जाएगा, एक डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा या फिर उसको स्कूल से भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा। तो इन तीनों को अगर साथ में देखते हैं कि डायरेक्टिव, आरबीआई क्या करती है,
कॉमर्शियल बैंक को कुछ डायरेक्शन देती है, कुछ रिगार्डिंग मतलब कि जो लोन्स में जो इंटरेस्ट रेट जो लोन्स है उनके रिगार्डिंग है वो डायरेक्शन इश्यू करती है। डायरेक्शन रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ विच लोन में और मे नॉट बी गिवन, किस टाइप के लोन मतलब किस सिक्योरिटीज पे लोन देना है, किन सेक्टर्स को लोन देना है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर मॉरल सुएजन, फिर भी मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड होने के बाद भी अगर बैंक्स आरबीआई की बातें नहीं मानेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजर्शन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाई ऑन अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट द एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, कि अगर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसे चल रही है तो आपको भी प्रॉपर काम करना पड़ेगा आरबीआई के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर कॉमर्शियल बैंक ऐसा नहीं करती है तो उसके ऊपर क्या करेगा, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा क्या डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है कि इट में बी इन्वॉल्व रिफ्यूजल बाय आरबीआई टू रिस्क डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, कि उनका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा उस कॉमर्शियल पर्टिकुलर कॉमर्शियल बैंक का, क्योंकि उन्होंने आरबीआई की बातें नहीं मानी, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए। आरबीआई ने कहा उन सेक्टर्स को लोन देना, लेकिन उन्होंने उन सेक्टर्स को लोन नहीं देना, दूसरे सेक्टर्स को लोन दिया। बैंक हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई, की वो डायरेक्टिव मतलब ये आरबीआई के डायरेक्शन को फॉलो करने में फेल हो जाती है वो बैंक, उसका लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी समझ में आ गया होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, सेलिंग ऑन क्रेडिट क्या होता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट एंड डायरेक्टिव्स में क्या क्या डायरेक्शन आरबीआई प्रोवाइड करती है। मॉडल सुएजन में क्या होता है कि आरबीआई को मतलब कॉमर्शियल बैंक को वार्निंग दी जाती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा और डायरेक्ट एक्शन, अगर फिर भी कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के काम नहीं करती है, आरबीआई की पॉलिसीज को रेगुलेट नहीं करती है तो उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, कैसे उनको कंट्रोल करते हैं, ये सब चीजें पढ़ते हैं। डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसीज में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डेफिनेशन है, कैसे कैसे इंटरेस्ट रेट है वो लागू करती है आरबीआई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा बहुत। और मॉनेटरी पॉलिसीज है, अगर पहले आपका क्लियर नहीं हुआ था वो आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी नहीं होंगे ना तो भी अगर आप मार्केट की कंडीशंस जानना चाहते हैं तो आपको मॉनेटरी पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्या क्या रेट्स है, कैसे लोन, कैसे जो बैंक्स है कॉमर्शियल बैंक्स है वो लोन प्रोवाइड करती है, वो सब चीजें हैं वो हम लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप डीएस नेट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इन बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस चाहिए, जितने भी और टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर कॉमर्स के पेपर 2 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगी और आपके कमेंट सेक्शन का रिप्लाई भी देना, मैं रिप्लाई भी दूंगी। और जो भी अगर आपको करियर से रिलेटेड जो भी मतलब डाउट्स है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्या यूजीसी नेट करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, पीएचडी कैसे करते हैं, या फिर आप 12th को मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, जिससे भी रिलेटेड जो भी करियर से रिलेटेड आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी और उनका वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। मोटिवेशनल वीडियोस भी आते रहते हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।